हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपके लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और डेट की अगर हम बात करें तो 9 जनवरी से लेके 9 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल 2023 तक के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास और देखते हैं पहली न्यूज़ क्या आती है हमारे पास। कहता है द किंग ऑफ भूटान विजिट टू इंडिया। अब ऑटोमेटिकली ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि जो विजिटिंग होती है, मतलब हमारे इंडिया में जो विजिटिंग होती है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, या तो जिस चीज़ के लिए विजिट हो रही है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या तो फिर उस बंदे का नाम जो यहाँ पर विजिट कर रहा है उसके लिए पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो कहाँ के राजा आए हैं अपने पास? भूटान के राजा आए हैं जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो आपको याद रखना है वांगचुक करके, आप याद रखें कि वांगचुक आए हैं। द किंग ऑफ भूटान विजिटेड इंडिया ऑन एन ऑफिशियल ट्रिप। अगर आप भूटान की बात करें तो भूटान एक लंबे टाइम पीरियड के लिए किस चीज के लिए बहुत फेमस रहा है? तो भूटान जो है वो हैप्पीनेस के लिए जाना जाता है, एनवायरमेंटल के लिए जाना जाता है। एनवायरमेंटल कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, और हमारा जो बॉर्डर है वो उनके साथ बहुत ओपनली खुला भी हुआ है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे, और ऐसा नहीं है कि आज से ही है। ठीक है, आपको पता है कि एक समय पे हम किसके कब्जे में रहे हैं या फिर किसका कॉलोनियल रूल रहा है? ब्रिटिशर्स का रहा है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे भी अगर हम बात करें तो भूटान जो है वो उनके कब्जे में भी रहा। उसके बाद फिर वो एक काम ऐसा कह लो कि वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमारे पास भी आया। तो अलग अलग चीज़ों के टाइम पीरियड पे हमने भूटान की मदद करी है, और भूटान अब जो है वो एक ऑफिशियल दौरे के लिए कहाँ पर आया है? भारत आया हुआ है। कहता है इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली बीन भूटान टॉप ट्रेडिंग पार्टनर एंड कॉन्टिन्यू बी टू इट्स टॉप इन्वेस्टर। देखिए, अगर हम बात करें, हमारा पहला पड़ोसी है ना, हमारा पड़ोसी है। अगर आप इंडिया के मैप को जरा सा ध्यान देते हैं तो मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बना के दिखा दूं। अगर आप इंडिया के मैप को ध्यान में रखते हैं तो अगर हम देखें कि लैंड बाउंड्री हम किस किस के साथ शेयर करते हैं, तो आप सबको पता है इधर कहीं पे पाकिस्तान है, ऊपर कहीं पे अफगानिस्तान है। इस तरफ आते हैं तो चाइना, मतलब तिब्बत वाला एरिया हमें देखने को मिलता है, चाइना तिब्बत वाला आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, और यहां पर बांग्लादेश आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्रीज हैं किसकी? भारत की। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो भूटान भी हमारा पहला नेबर कहला देता है। ठीक है, आगे देखिए अब यहां पे किस किस चीज को लेकर बात हो रही है समझ लेते हैं। कहता है भूटान एग्री ऑन स्टेप टू बूस्ट कॉपरेशन इन हाइड्रो पावर ट्रेड एंड स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 चीजों को लेकर बात हो रही है। कहां पर हो रही है कि अब यहां पर कह रहा है भूटान एग्री कर चुका है। किन 3 मैटर्स पे बात करेंगे? हाइड्रो पावर, ट्रेड और स्पेस। याद रखना है, हाइड्रो पावर, ट्रेड और स्पेस की बात हो रही है। कहता है इंडिया डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स सपोर्ट। अब भारत यहां पर मदद करने जा रहा है कि भूटान का जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चला करती थी, जो कि कब से कब तक चलती हैं? अगर हम बात करें तो 1951 से लेके 2017 तक हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि 2015 में तो क्या आ जाता है अपने पास? नीति आयोग आ गया, जिसे थिंक टैंक बोला जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ फिर वहाँ पर प्लानिंग कमीशन वाला खत्म हो गया। तो वैसे ही भूटान का जो 13th 5-year प्लान है, जो कि 23 से लेके 28 तक है, उसमें अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर मदद करने जा रहे हैं किस? इलेक्ट्रिक के लिए। अब देखो, वांगचुक याद रखेंगे आप, वांगचुक और चुखा ही क्या है आपके पास? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। तो याद करने का तरीका थोड़ा सा मिल जाएगा, वांगचुक और चुखा। ठीक है, वांगचुक और चुखा। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, वांगचुक चुखा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए हम मदद करने जा रहे हैं। एंड इज नेगोशिएटिंग एन एडिशनल स्टैंड बाय क्रेडिट लाइन फॉर भूटान। ठीक है, तो भूटान के कौन है अभी आपको याद रखना है? राजा। तो आपको याद रखना है वांगचुक, और अगर थोड़ा सा अगर वांगचुक भी याद कर ले तो नामग्याल याद कर लो, है ना। नामग्याल वांगचुक आ रहे हैं, और चुखा ही क्या है? हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम उनकी मदद करने जा रहे हैं। और कौन सा उनका 5-year प्लान है? तो उनका 13th 5-year प्लान है। ऐसे पंचवर्षीय योजना भारत में कब चला करती थी? तो हमें याद रखना है 1951 से लेकर 2017 तक चला करती थी। पर 2015 में क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 को, और तब से ये जो अपने पास पंचवर्षीय योजनाएं थी, इन्हें क्या कर दिया गया? इन्हें
खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, द वांगचुक चोखा, तो आप याद रख सकते हैं, बहुत ईजी में मैं आपको बता रही हूँ, आप याद रख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा भूटान के साथ थोड़े फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं कि भूटान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं तो कितना करते हैं। ठीक है, कितना किलोमीटर्स का है, और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जब हम बात करते हैं बच्चे 5 ईयर प्लान्स की, अब हम भूटान की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। जब हम 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, तो आपको याद रखना है, हमने 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट कहां से लिया था, रशिया से लिया था। तो हमने 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट कहां से लिया है, रशिया से लिया है, ये हमें याद रखना है। और रशिया से ही हमने फंडामेंटल ड्यूटीज भी ली है। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज आप पढ़ते हैं, तो वहां से हमने ड्यूटीज भी ली थी। अब समझिए बच्चे, 5 ईयर प्लान की बात करें तो भारत में चलता है 1951 से लेके 2017 तक, और लास्ट जो इसके चेयरमैन थे उनका नाम क्या था, मोंटेक सिंह आलूवालिया। ठीक है, तो मोंटेक सिंह लिख दे रही हूं मैं यहाँ पे, आलूवालिया आप आगे इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक आपके पास फैक्चुअल डेटा के लिए याद रखना है आपको। अब देखो थोड़ा सा इसको हिस्ट्री के साथ भी जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका इकोनॉमिक्स के साथ थोड़ा जुड़ गया कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। देखिए, अगर हम भूटान की बात करें तो हम भूटान के साथ कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपको याद रखना है 699 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करते हैं हम किसके साथ, भूटान के साथ, आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हमारा कौन कौन सा राज्य इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आप याद रखेंगे सबसे पहला वेस्ट बंगाल, उसके बाद अगर आप देखें पड़ोस में तो कौन सा वाला इलाका आता है भाई इनके पास, सिक्किम आता है। ठीक है, तो पहला कौन सा आ गया आपके पास, वेस्ट बंगाल, सिक्किम आ गया, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम, और उसके अलावा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ हम कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं, 699 करते हैं। और कौन कौन से हमारे राज्य भूटान के साथ लगते हैं, तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छा एक और बात आपको अगर पता हो तो डोकलाम का इशू चलता है ना। डोकलाम जो है वो एक ट्राई जंक्शन पे है। ट्राई जंक्शन मतलब होता है जो कि 3 एरियाज के आसपास लग रहा हो, है ना। तो अगर हम बात करें डोकलाम वाला जो इशू है वो भी भूटान, ठीक है, चाइना और इंडिया के साथ हमें देखने को मिलता है। डोकलाम बहुत न्यूज में रहा है पहले भी, अभी भी न्यूज में रहता है ये। ठीक है, ये डोकलाम वाला इशू भी। अच्छा एक और बात है ना, अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको पता होगा अंग्रेजों ने यहाँ पर एक ट्रीटी करी थी, जिस ट्रीटी का नाम था सिंचोला। क्या नाम था, ट्रीटी ऑफ सिंचोला, ट्रीटी ऑफ सिंचोला। तो ट्रीटी ऑफ सिंचोला के अंदर भूटान को अंग्रेजों ने क्या बना लिया था, अपने अधीन बना लिया था। और ये कब हुई थी, 11 नवंबर 1865 को हुई थी। कब हुई थी, 11 नवंबर 1865 को ये हुई थी। तो अब यहां से फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं हमारे पेपर के लिए। पहला बनेगा कि भूटान से आने वाले जो राजा हैं उनका नाम बताइए, तो आपको याद रखना है उनका नाम क्या आ जाएगा आपके पास, वांगचुक, और चुका ही उनका क्या बनने वाला है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। उसके अलावा हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड और स्पेस में उनकी मदद करने के लिए आगे खड़े हुए हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें, इनके साथ ब्रिटिश इंडिया ने एक ट्रीटी करी थी जिसका नाम क्या है, सिंचुला, जो कि कब हुई थी, 11 नवंबर 1865 को। कौन कौन सा हमारा स्टेट इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। और कितना किलोमीटर करता है भाई, तो 699 किलोमीटर हमें देखने के लिए मिलता है। और डोकलाम इशू जो है वो इन्हीं के साथ है, हमारा तो कहेंगे मतलब ट्रांजैक्शन में है वो, तो उसमें भूटान भी है, चाइना भी है और इंडिया भी है। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको पहली जो न्यूज़ है वो क्लियर हो चुकी होगी कि जिसमें जो है वो फैक्चुअल डेटा भी आपके पास आ गया और साथ में जो न्यूज़ है वो भी कवर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, कहता है इसके बाद 8th एनिवर्सरी ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, अब समझेंगे बेटा, देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई, या क्वेश्चन बनेगा मुद्रा की फुल फॉर्म बताइए, या मुद्रा की स्थापना कब हुई थी। तो अगर स्टेटमेंट में भी देखेंगे तो क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बन रहा है, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए कहता है 8वीं एनिवर्सरी है, ये तो हमें क्लियर हो गया। ऑफ द प्रधानमंत्री, कौन सी योजना का है भाई, मुद्रा योजना का है। कौन सी योजना है, मुद्रा योजना। देखते हैं 8 अप्रैल 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके पास है, निर्मला सीतारमन जी के पास है।
मार्क द 8th एनिवर्सरी ऑफ द लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा। अब समझो यहां पे मुद्रा की फुल फॉर्म, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। क्या क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी योजना, ये आ गई आपके पास योजना। कौन सा इसका एनिवर्सरी मनाई जा रही है, 8वीं मनाई जा रही है। कहते हैं ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी 8 अप्रैल 2015 को, और उस समय किसने लॉन्च करी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने करी थी। और कहां से करी थी उस टाइम पे, तो नई दिल्ली से करी थी। क्या की गई, कहां से की गई थी बच्चे, नई दिल्ली से की गई थी। ठीक है, अब देखो भाई इसका क्या है, मुद्रा योजना के अंदर क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए देखो भाई क्या था इसके अंदर, कि ऐसा कोई भी सिटीजन जिसका बिजनेस प्लान हो, ठीक है, ऐसा कोई भी सिटीजन इंडिया का जिसका बिजनेस प्लान हो, और अगर आप देखें वो भी किस में, नॉन फार्म सेक्टर में। जब फार्म बोलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया भाई, कृषि आ गई, तो कृषि से हटकर बात कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी इंडिया का सिटीजन जिसका इंटरेस्ट हो बिजनेस प्लान में, या फिर आप ऐसा कह सकते हो नॉन फार्मिंग सेक्टर में हो, तो वो यहां पर कितना लोन ले सकता था, कितने तक का लोन ले सकता था, अप टू 10 लाख तक का क्या ले सकता था, लोन ले सकता था। ठीक है, आप नियर बाय बैंक पे जाते, वहां पर बताते, और आप ऑटोमेटिकली क्या ले सकते थे वहां पे, अभी भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं हम वहां पर, लोन ले सकते हैं। किसके लिए, तो यहां पर किसके लिए ले सकते हैं, नॉन फार्मिंग के लिए। अब नॉन फार्मिंग में क्या क्या आ जाएगा बच्चे, आप सबको पता है, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, क्या आ जाएगा इसके अंदर आपके पास, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, प्रोसेसिंग आ जाएगी आपके पास, ट्रेड आ जाएगा, सर्विस सेक्टर आ जाएगा, ये सारा इसके अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बच्चे बड़ा गलत कर देते हैं ज्योग्राफी में, मैन्युफैक्चरिंग किसके अंदर आता है, तो बच्चे मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर आता है। कौन सी एक्टिविटी आती है आपके पास, ये सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाती है। और जब हम ट्रेड और किसकी बात करते हैं, सर्विस की, तो ये ऑटोमेटिकली कौन सी आती है अपने पास, ये आती है टेरिशरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो आपको याद रखना है साथ साथ में कि क्या चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो किसका संस्करण बनाया, मतलब किसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है यहाँ पे, तो मुद्रा योजना की। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या था, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये आ गया हमारे पास। जब आ गया फाइनेंस, तो कितने तक का लोन आपको दिया जा रहा है भाई, 10 लाख तक का, कि आप नॉन फार्म सेक्टर में क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकती है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, अगर हम लोन की बात करें, तो लोन के तीन वो थे, इसके 3 पार्ट्स थे लोन के। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, जिसमें शिशु आ जाएगा। ठीक है, शिशु के बाद आना था आपके पास किशोर। ठीक है, और किशोर के बाद आपके पास आना था तरुण। ठीक है, तरुण। तो ये 3 क्राइटेरियाज थे, 3 पार्ट्स थे, जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ सॉर्ट ऑफ अमाउंट की बात हो रही है, जिसमें 50,000 से अगर हम बात करें कितना, 5 लाख, फिर 5 लाख से 10 लाख, वो सारा का सारा इसके अंदर आता था। ठीक है, तो हमें बस कितना याद रखना है कि 8 अप्रैल को 2015 में क्या स्टैब्लिश किया गया था, मुद्रा योजना स्टैब्लिश की गई थी, जिसके अंदर मैं और आप कितना लोन ले सकते थे भाई, 10 लाख तक का लोन ले सकते थे। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बिजनेस, मेरा ऑलरेडी बिजनेस सेट है और मुझे लगता है मुझे और बढ़ाना है उसको, तो भी मैं ले सकती थी लोन। तो आप ये सारी चीजें इसके अंदर कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी हो गई आपके पास 8th एनिवर्सरी। सेकेंड न्यूज, थर्ड आते हैं अब हमारे पास, कहता है मुंबई रैंक्ड 19th इन द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड 2023। इंडिया में होता तो अच्छा होता, अब यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है भाई, वर्ल्ड में, तो ऑटोमेटिकली न्यूज़ की थोड़ा हैवी है, न्यूज़ हैवी हो गई है ना, मतलब क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, यहाँ से भी देखते हैं कैसे। देखिए कहता है अकॉर्डिंग टू सर्वे, अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, हम यहाँ पे क्या बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर सिटी की अगर हम बात करें, उसमें पर डे वहाँ की कितनी पॉपुलेशन, मतलब वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, मान लो ये एक सिटी है और इस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो पर डे कितना यूज करती है गवर्नमेंट व्हीकल को, गवर्नमेंट बोलने का मतलब है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कितना यूज करती है, उसके बेसिस पे इसे निकाला गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एक पर्टिकुलर सिटी में पर डे में वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितना यूज करती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। देखिए तो कहता है अब ये सर्वे किसने करा है, तो ये सर्वे मुंबई ने नहीं करा है। देखिए कैसे कहता है, अकॉर्डिंग टू सर्वे पब्लिश्ड बाय लंदन यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ग्लोबल मैगजीन, तो किसने करा है, टाइम
आउट नहीं करा है, ठीक है, टाइम आउट। इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल, अब एक और क्वेश्चन बन गया, देखो मुंबई को क्या कहा जाता है भाई, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, जिसका रैंक आया है 19वां, जो कि अगर हम बात करें बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड कंसीडर की जा रही है। तो कौन सी सिटी है, मुंबई है भाई, आपको याद रखना है, मेट्रो आपको पता है वहां पे, ठीक है। कहता है मुंबई इज द ओनली इंडियन सिटी टू फीचर इन द लिस्ट, तो हमारे भारत से इस लिस्ट में आने वाली एकमात्र सिटी का नाम क्या है, मुंबई है, आपको याद रखना है। कहता है इस लिस्ट में टॉप किसने करा है, तो जर्मनी, बर्लिन, जर्मनी की ही राजधानी है क्या आपके पास, बर्लिन, विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ग्लोबली, पर्टिकुलरली फॉर इट्स मेट्रो सिस्टम यू वाहन, ठीक है। आगे प्रयाग की बात करें, प्रयाग चेज रिपब्लिक इज द सेकंड प्लेस, तो अगर हम बात करें पहला और दूसरा याद रखो और अपने इंडिया वाला मुंबई याद रखो। मुंबई ऑल्सो हैड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द चलो पे ऐप, अ पायनियर फॉर पब्लिक इंडियन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था ये चलो पे ऐप, मान लो मुझे टिकट बुक करनी है तो मैं टिकट बुक आराम से कर सकती हूँ। मान लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, बस का पास खरीदना है किसी प्रकार का, तो ये भी आप ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या कर सकते थे, कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर हो सकती थी इस ऐप के जरिए भी, ठीक है। चलिए, तो मुंबई की बात करते हैं, तो मुंबई का रैंक कितना आया है, तो आपको याद रखना है 19वां। कौन सी मैगजीन ने इसे पब्लिश करा है, तो टाइम आउट नाम की मैगजीन है जिसने इसे पब्लिश करा है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास। अब हम देख लेते हैं कुछ बेसिक फैक्ट, इसके साथ हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, मुंबई का ही पुराना नाम हमें क्या देखने के लिए मिलता है, बॉम्बे मिलता है। 1 नवंबर 1960 को किसका गठन किया गया था अगर हम बात करें किसका गठन किया गया, तो सॉरी 1 मई है, 1 मई 1960 को किसका गठन किया गया था, यहाँ पे बॉम्बे का गठन किया गया था, हमें याद रखना है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे फेमस एक फोक डांस है जिसका नाम है लावनी, याद रखेंगे आप, पेपर में 100 बार क्वेश्चन आ जाता है कि लावनी कहाँ का डांस है, तो आप याद रखेंगे कहाँ का है, मुंबई महाराष्ट्र का हमें ये देखने को मिलता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, टाइगर रिजर्व्स है। अब उन टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी बात कर लेते हैं एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व्स की, तो यहाँ पे मेलघाट है टाइगर रिजर्व, ठीक है, मेलघाट है, सॉरी मेल घाट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे टडोबा, ठीक है, टडोबा, ये आपको मैंने नेशनल पार्क में भी बताया था, टडोबा, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर क्या आ जाएंगे आपके पास, टाइगर रिजर्व्स, क्योंकि नेशनल पार्क मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में भी बता दिए हैं, ठीक है। तो मैं इस बार थोड़ा चेंज कर रही हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहे वाला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हमसे पूछे कि महाराष्ट्र जो है वो किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, इसको भी देख लेते हैं साथ साथ ही। तो किस किस के साथ शेयर करता है, देखिए कर्नाटका बात करें, फिर गोवा आ गया आपके पास गुजरात आ गया आपके पास, हाँ कर्नाटका, गोवा, फिर गुजरात आ जाएगा हमारे पास। मध्य प्रदेश की बात करेंगे इसके साथ, छत्तीसगढ़ है इसके साथ, और एक है तेलंगाना, ठीक है। इनके साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है कौन, महाराष्ट्र, ठीक है। किस किस के साथ कर रहा है, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अच्छा, आप में से अभी अगर किसी ने रिसेंटली CDS का पेपर देखा होगा तो वहां पे ना एक क्वेश्चन अलग सा आ रहा है, अलग से बताती हूँ कैसे। जैसे अब ये पूछ रहा है कि यूनेस्को साइट्स कहाँ पर हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, या फिर ऐसे बन जाएगा इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है या इनमें से कौन सी यूनेस्को साइट नहीं है। तो अब ये वाले क्वेश्चन भी थोड़े पेपर में देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो वैसे तो उसी पेपर में आया है, पर क्या पता ऐसा कुछ मिलता जुलता हमारे पेपरों में भी आ जाए, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी पता होना चाहिए। मुंबई की बात करें तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, ठीक है, मतलब यूनेस्को के अंदर ही हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। तो यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में हमें घाट मिलता है पूरा का पूरा, जिसका नाम क्या है भाई, वेस्टर्न घाट है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है, जिसे CST कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये आ गया। अजंता केव्स आ जाएंगी आपके पास, एलोरा केव्स आ जाएंगी जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और उसके अलावा एलिफेंटा केव्स, सुना इनके बारे में आपने, एलिफेंटा केव्स के बारे में सुना होगा आपने, बिल्कुल, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही होगा, ठीक है। देखिए कौन कौन सा आ गया, तो वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ वेस्टर्न घाट्स
अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें कौन कौन सी आती हैं? वेस्टर्न घाट है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, अजंता केव्स है, एलोरा है, और उसके अलावा कौन सा आता है? एलिफेंटा केव्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा, इसको भी याद रखेंगे आप, इसको भी। और किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये मैंने आपको बता दिया। और अगर हम यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ पे भाषा कौन सी मिलती है? हमें मराठी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये भी हो गई आपके पास थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब अगला आता है हमारे पास इंडिया सपोर्ट्स, अगर हम बात करें, इंडिया सपोर्ट अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, कहता है रुचिरा कंबोज जो कि इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन के लिए। देखिए ये क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया कि रुचिरा कंबोज जो है वो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, कहां पर? यूएन में। इन्होंने क्या कहा? प्रेजेंटेड $2 मिलियन टू द यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड इन सपोर्ट दी अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया। तो हम कितना डॉलर देने जा रहे हैं यहाँ पे? $2 मिलियन की मदद करने जा रहे हैं, किसकी? सोमालिया की। ठीक है, कहता है इस ग्रांट की तरफ से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीअफर्म्स इट्स डेडिकेशन टू प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन सोमालिया एंड द हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो कोशिश की जा रही है कि अफ्रीका में जो है एक पीस जनरेट रहे, वहां पे स्टेबिलिटी बनी रहे, उसी के लिए। और इंडिया हैड प्रीवियसली ग्रांटेड द अफ्रीकन यूनियन मिशन इन सोमालिया। पहले कितने दे चुके हैं हम यहाँ पर? $4 मिलियन यहाँ पर दे चुके हैं। तो इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पे? इंडिया कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है? असिस्ट करता रहता है, और ताकि यहाँ पे जो भी टेररिज्म है, फॉस्टरिंग पीस है, स्टेबिलिटी बनी रहे, कहाँ पर? इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो टेररिस्ट ग्रुप है अल शबाब का, उसको यहां पर क्या किया जाए? उसे मिटिगेट किया जाए, उसे खत्म करने की बात की जा रही है। सोमालिया की कैपिटल की बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगी यहाँ पे? मोगादिशु इसकी कैपिटल आपको देखने के लिए मिलती है। क्या मिलती है इसकी कैपिटल हमें? तो हमें याद रखना है इसकी कैपिटल आती है मोगादिशु। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा बच्चे, कभी आपसे बोल ले कि हॉर्न क्या है यहाँ पे, ये वाला हॉर्न क्या है अफ्रीका वाला? तो जो सोमालिया का पेनिनसुला है, उसे कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये आपको घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट चलिए देखते हैं। इसके साथ थोड़ा सा एक दो चीजें और। आपको पता होगा कि अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसे ही कई बारी क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको छोटा मोटा इसके साथ में याद रखना है। बाकी तो ऑल दो किसकी मदद करने जा रहे हैं? सोमालिया की। और अगर हम बात करें सोमालिया की कैपिटल क्या आती है, तो आप याद रखेंगे मोगादिशु इसकी कैपिटल हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे अगली आती है, शाहरुख खान की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, शाहरुख खान वॉन द टाइम 100 रीडर पोल 2023। हम कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, है ना, कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, हम जो मर्जी बोल लें, ठीक है, हमें ना पसंद हो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर इंडिया के लिए एक ही थोड़ा सा प्राउड ही हो जाता है कि ऐसे एक व्यक्ति का जो नाम है, अगर हम बात करें एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी बड़ी टाइम रीडर पोल में क्या कर चुका है? टॉप कर चुका है। देखते हैं कैसे। इंडिया के बॉलीवुड एक्टर, आपको पता है कि इनकी रिसेंटली अभी कौन सी मूवी आई थी? पठान आई थी, और उस पठान ने $130 मिलियन का क्या करा था? बिजनेस करा था। वो भी किस लैंग्वेज में? केवल और केवल अभी हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, बाकियों को तो पता नहीं, पर अभी हिंदी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ में भी छाए रहते हैं। वैसे भी इंडिया के बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, इनको 2023 टाइम 100 रीडर पोल में चुना गया है। ठीक है, मतलब टॉप करा है इन्होंने। 100th एडिशन ऑफ टाइम्स रीडर पोल इन विच रीडर्स वोटेड टू द इंडिविजुअल ग्रुप एंड दैट दे थिंक टू डिजर्व अ स्पॉट ऑफ टाइम एनुअल लिस्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो ये हम तो नहीं करते हैं यहाँ पे वोट, पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वोट देना होता है उस व्यक्ति को जो आपको लगता है कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल है उस पर्टिकुलर टाइम का। तो शाहरुख खान जी ने इस चीज़ पे क्या करा है? टॉप करा है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ पर और भी बड़े सारे लोग थे इनके कॉम्पिटिटर, जिसमें अर्जेंटीना के प्लेयर मेसी भी थे, मेटा के फाउंडर जुकरबर्ग भी थे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को पछाड़ कर कौन आगे टॉप में आए हैं? हमारे पास शाहरुख खान जी आए हैं। कहता है एट द सेकंड प्लेस की अगर हम बात करें तो ईरान की जो वुमेन्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। और ईरान का पुराना नाम पर्शिया लिखते हैं हम पेपरों में, याद है ना आपको? जब हम क्या पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, तो हम पर्शिया नाम उनका याद रखते हैं। कहता है द प्रोटेस्टर्स वर नेम्ड टाइम्स 2020 हीरोज ऑफ द ईयर एंड हैड वॉन 2022 पर्सन ऑफ द ईयर रीडर पोल। अर्जेंटीना फुटबॉलर जो मेसी जी हैं, उनका भी कितना यहाँ पे, उनका
इनका 5th स्टैंड है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। और इनको कितना वोट मिला है शाहरुख खान को, तो 4%, और उनको कितना यहाँ पे 1.8%, ठीक है, 1.8%। तो ये न्यूज़ ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गई। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में कौन किसने टॉप करा है, तो हमें याद रखना है शाहरुख खान जी ने टॉप यहाँ पर करा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसमें और कुछ फैक्चुअल आपको ज़्यादा कराने के लिए है नहीं, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। VIE अवार्ड 2023 एट द वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस यूरोप 2023। आपको पता होगा जब हमारे पास कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पीरियड पे इतनी क्लियर नहीं था कि ये बीमारी कैसी है, क्योंकि पहले तो क्लियर ही नहीं हो रहा था कि इस बीमारी का क्या उपचार हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें बड़ी कंफ्यूजन थी कि इस बीमारी के साथ, और उस टाइम पीरियड पे कोई इसके लिए वैक्सीन बनना बहुत सोने पे सुहागा वाली बात थी, ठीक है, मतलब एक जीवन दान देने वाली बात थी, ठीक है। देखते हैं कैसे, देखिए। तो कहता है ऐसा ही कुछ अवार्ड है और हमारी ही इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर ऐसा कह लो, उसको मिला है, ठीक है। देखते हैं। कहता है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड वन द बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड VIE अवार्ड 2023। और ये कौन सा वाला अवार्ड था, तो यहां से समझ में आ गया 16 था। एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस वॉशिंगटन 2023 हेल्ड एट वॉशिंगटन DC, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बारे में, अगर हम भारत बायोटेक की बात करते हैं, तो भारत बायोटेक जो है वो किस लिए जानी जाती है, उसने एक वैक्सीन बनाई थी कोविड-19 के टाइम पर, जिसका नाम क्या था, कोवैक्सीन, ठीक है। पता ना, हम सबको इंजेक्शन लग रहे थे, बुखार आ रहा था हमें उसके बाद, ठीक है, वही वाली वैक्सीन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसको मिला ये चीज, किस चीज, कौन से अवार्ड से अब नवाजा गया इनको, VIE। और VIE का फुल फॉर्म होता है बच्चे वैक्सीन इंडस्ट्री, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस इसे कहा जाता है, ठीक है, एक्सीलेंस इसे कहा जाता है। और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि इस तरीके से जो है वो मतलब उस टाइम पीरियड पे अगर थोड़ा बहुत क्योर कर पा रही थी हमें कोई उस बीमारी से, घातक बीमारी से, तो आपको याद रखना है वो कौन सी थी, कोवैक्सीन। और बनाने वाले कौन थे यहाँ पे, तो भारत बायोटेक, आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अब भारत बायोटेक के बारे में एक दो चीजें और देख लेते हैं। भारत बायोटेक की अगर हम फाउंडर की बात करें, तो कृष्णा एला, ठीक है, याद रखना है आपको, और सुचित्रा, ये इसके कौन हो गए यहाँ पर फाउंडर, ELLA, ठीक है। इसकी फाउंडेशन की बात करते हैं तो ये कब बना था, 1996 में बना था। और अगर हम बात करें यहाँ पे, हाँ, तो कब बना था ये हमारे पास, 1996 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, हैदराबाद में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं, हैदराबाद में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये भी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। आगे देखते हैं। कहता है एंटी सबमरीन रॉकेट सक्सेसफुली टेस्टेड, ठीक है। अब देखते हैं भाई कौन सा है ये, कौन सा नहीं है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कहता है एक्सटेंडेड मतलब ज्यादा रेंज है ना, वाइड रेंज वाला है ना, वाइड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट डिजाइंड बाय 2 Pune-based facilities of DRDO were successfully test fired for the first time in Indian naval ship Chennai, ठीक है। अब जरा सा देखो, अब पहले तो उन 2 बेस्ड फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं जहां पे ये डिजाइन किया गया है, वो कौन कौन सी आती हैं। तो पहला देखिए क्या लिखा है, द अर्मानेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड द हाई एनर्जी मटीरियल रिसर्च लेबोरेटरी, यहाँ पे 2 नाम आ गया आपके पास, और DRDO फैसिलिटीज लोकेटेड इन पुणे, महाराष्ट्र। तो ये तो आपके लिए पहला ही डेटा इंपॉर्टेंट हो गया कि किसने इसको डिजाइन करा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ERASR इज एक्सटेंडेड इन इंटेंडेड टू रिप्लेस। अब देखो भाई क्या होता रहता है कि धीरे धीरे करके ये सारी चीजें आए दिन क्या करते रहते हैं, हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो पुरानी रशियन ओरिजिन रॉकेट गाइडेड बॉम्ब था, उसे थोड़ा सा रिप्लेस करने की बात की जा रही है, और इसीलिए ये सबमरीन यहाँ पर बनाई जा रही है, ठीक है। मतलब बन गई और टेस्ट भी सक्सेसफुल हो चुका है। RGB हैज अ रेंज, अब इसकी रेंज कितनी है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 5 किलोमीटर्स रेंज है। एंड वेयर एज ERASR की रेंज कितनी है, मोर देन, कितनी है यहाँ पर, मोर देन 8 किलोमीटर। पहले वाले की कितनी थी, रशिया वाले की, तो आपको याद रखना है 5 किलोमीटर, और अब वाले की कितनी है यहाँ पर याद रखने के लिए, तो 8 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, ये भी हमारे लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम यहाँ पर।
50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये तो स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पक्का रहेगा, या तो टाइगर रिजर्व पे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा या किसी भी तरीके से बन जाएगा, पर यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। देखते हैं, कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट करा है कौन सा वाला भाई, कौन सा प्रोग्राम, तो कोमेमोरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। कहाँ पे? मैसूरू यूनिवर्सिटी इन मैसूरू कर्नाटका में, द फर्स्ट ऑफ दिस काइंड इन इंडिया, ऑर्गेनाइज्ड द मार्क 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए बच्चे, बात करते हैं थोड़ी सी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, ठीक है। देखिए, अगर हम पहला इतिहास अपना देखें, अगर हम पुराना इतिहास देखें, तो आप बाबर के बारे, बाबर से भी पहले थोड़ा पुराना चलते हैं, बाबर से भी थोड़ा पुराना देखते हैं। आप पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है, आपको पता है ना, आप एक टॉपिक पढ़ते हैं एंशिएंट के अंदर जिसका नाम क्या है आपके पास यहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी टाइगर के बारे में जानते थे, पर वो लॉयन के बारे में नहीं जानते थे। बड़ा स्ट्रेंज बात है ये कि वहाँ थे या नहीं थे, ये तो हमें नहीं पता, पर अगर हम बात करें वहां पे, वो टाइगर के बारे में जानते थे। फिर अगर आप एक फेज पढ़ते हैं जब बाबर इंडिया में आता है, तो बाबरनामा में भी बहुत सारी किताबों पे मतलब बाबरनामा में लिखता है कि उसने टाइगर नहीं देखे यहां पर, उसने लॉयन देखे हैं, ठीक है। तो उसने क्या देखे नहीं है यहाँ पे, उसे टाइगर नहीं देखे, उसने लॉयन देखे हैं, ठीक है। मतलब कहता है कि वो टाइगर के बारे में बात नहीं करता है अपनी किताब में तुजू के बाबरी में, और किसके बारे में बात कर रहा है, लॉयन के बारे में बात कर रहा है। तो इट मीन्स अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि कभी रहे नहीं है इस धरती पे शेर, ठीक है। हमारे भारत में बहुत लंबे टाइम के लिए, क्योंकि हम एक सोने की चिड़िया कहलाते थे, रिसोर्सेज के मामले में हम बहुत रिच थे, और रिसोर्सेज में जंगलात भी हमारे पास बहुत ज्यादा थे, तो जानवरों को अगर हम बात करें तो बिल्कुल कम नहीं रहे होंगे। पर ये डेटा हमें थोड़ा सा रिजेंबलेंस कराता है कि हो सकता है कि ऐसा भी हुआ होगा। पर आप सबको पता है एक टाइम ऐसा आता है हमारे पास जब किसकी एंट्री होती है, 1600 में ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है। शुरू में तो हमसे बड़े अच्छे बन के रहे कि नहीं हम तो यहाँ पर ये फलाना करने आए हैं, पर धीरे धीरे करके उनका जैसे जैसे इंटरेस्ट हमारी भारत के राजाओं की पॉलिटिक्स में लगने लगा, और धीरे धीरे करके जब उन्होंने एरिया को कैप्चर करना शुरू करा तो उन्होंने हंटिंग करना शुरू करा, ठीक है। और वो हंटिंग छोटे मोटे पैमाने पर नहीं होती थी, आप गूगल करिएगा, आप सर्च करिएगा, शेर को मारना और उसकी पूरी नुमाइश लगाना, मतलब शेर को मारने के बाद उसकी मतलब जो शेर है उसके ऊपर पैर रखना और दिखाना इस तरीके से कि हाँ भाई हम बड़े सुपीरियर हैं, हमने जानवर को मारा है, इस तरीके की हरकतें करते थे कौन, अंग्रेज। तो अगर हम बात करें उस टाइम पीरियड से ही हमारे टाइगर की स्ट्रेंथ थोड़ी घटना, थोड़ी तो नहीं कहेंगे पर घटना शुरू हो चुकी थी। आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर आया कब था, तो आपको याद रखना है 1973 में। तो 73 से पहले हंटिंग पर किसी भी प्रकार का बैन नहीं था। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि हंटिंग कितनी मतलब डिजास्टर्स रही होगी उस समय पे, ठीक है। अब समझिए, आपने पुराने राजे महाराजाओं के बारे में देखा है, ठीक है, आपने मूवीज में देखा होगा, अगर आपने उनकी थोड़ी सी विजिट करा उनके मॉन्यूमेंट्स पे, तो उनके मॉन्यूमेंट्स, उनके घरों पे भी शेर वगैरह लगाए जाते थे। इट मीन्स अ पावर, मतलब क्या दिखाया जाता था इससे कि हम इतने बड़े जानवर पर काबू पाने की शक्ति रखते हैं, हम इतने बड़े जानवर को मारने की पावर रखते हैं, इस तरीके से दर्शाया जाता था। तो आप देखेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम तब थी। और एक फेज ऐसा आता है इंडिया में, अगर हम बात करें वो फेज कब आता है, 1969 से लेकर 73 का, जब हमें रियलाइज होता है कि हमें फ्लोरा फौना, या फिर अगर हम बात करें जो ये नेचर है इसको प्रिजर्व करना है, इसको रोकना है। अवेकनिंग आती है, मतलब जागरूकता बढ़ती है, कब से कब तक, 69 से लेकर 73 के बीच में। और तब हम एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आते हैं, और उसके अंदर हम क्या लेकर आए थे, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आता है। अच्छा, ये भी पेपर में 100 बार क्वेश्चन आ चुका है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो आपको याद रखना है 72 में। और फिर चला था हमारे पास कौन सा वाला, प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, 1973 में। कब चला था प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में। और 1973 में ही अगर हम बात करें, इसे मतलब शेर को क्या बनाया गया था, हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल बनाया गया था। आपको पता होगा हमारा पहला नेशनल एनिमल कौन था, तो लॉयन था। और उसके बाद कौन सा बनाया गया, तो टाइगर हमारे पास बनाया गया, ठीक है। क्यों, ताकि इसे प्रिजर्व किया जा सके। इसकी छाल हो गई, मतलब इनकी जो स्किन है, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें थी जो यहाँ पर उनको रोकने के लिए, हंटिंग को रोका गया प्रॉपर तरीके से, और फिर हमने शेरों को बचाने की यहाँ पर ठान ली थी, ठीक है। अगर हम आज की बात करें, आज की अगर हम बात करें, तो हमारे पास लगभग 2900 शेर
हमें देखने को मिलते हैं, मतलब टाइगर देखने को मिलते हैं। और उसमें से भी आपको पता होगा है ना, बहुत अलग अलग है हमारे पास, ठीक है। ब्लैक कलर के टाइगर्स हैं हमारे पास। अगर हम बात करें फिर वो स्ट्रिप्स वाले, जिनकी येलो वाली पट्टी होती है, वाइट वाली पट्टी वाले, तो ऑटोमेटिकली इनकी स्ट्रेंथ अभी आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। फिर जब आप करंट अफेयर को कॉन्टिन्यूसली पढ़ते हैं तो हमने अफ्रीका से भी बहुत सारे टाइगर्स को यहाँ पर लाया था ताकि हम उन्हें यहाँ पर क्या कर सकें, लाकर इंस्टॉल कर सकें, ठीक है। देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे के पूरे हमारे पास रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात, अगर हम बात करें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है, देखो क्वेश्चन एक और क्या बन सकता है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ जो है अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ जो है वो कौन सी लिस्ट के अंदर आता है। आप सभी जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आप सभी 7th शेड्यूल को पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं ना 7th शेड्यूल, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। उसी में आपको पता होगा कि उस लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात है ये किस लिस्ट के अंदर आता है। तो आपको याद रखना है बच्चे, ये किसका पार्ट है, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। इट means center or state both can make law ऑन दिस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट हमें देखने को मिलता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज कितने टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं भाई, टोटल तो 53 के आसपास हमें क्या देखने को मिलते हैं, टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारे लिए, ठीक है। कौन सा संस्करण मनाया गया, 50th मनाया गया, याद रखना है आपको। कहाँ पर मनाया गया, तो मैसूरू कर्नाटका में हमें देखने को ये मिलता है, वहाँ मनाया गया। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ कहता है पीएम लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट आपको पता है ना, इनको मतलब इनको कैट से रिजेंबल किया जाता है, इन्हीं की फैमिली का माना जाता है। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट्स, जिसमें टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है। उसके बाद आता है आपके पास जैगुआर, चीता, इन कोलैबोरेशन विद द कंट्रीज विच कंटेन द नेचुरल हैबिटेट फॉर दीज बिग कैट स्पीसीज, ठीक है। कभी हमारे पास 1 लाख के आसपास भी शेर हुआ करते थे, तो सुनने में डाटा थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई हमने इतना नुकसान कर रखा है, बिल्कुल कर दिया है। और किसका किया भैया, हमने नेचर का नुकसान यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपके पास एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद और अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 4 मेंबर पैनल टू रिव्यू पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हम सबको पता है जब हमारी सरकारी नौकरी लग जाती है तो सरकारी नौकरी के मतलब जब हम रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद हमें क्या प्रोवाइड की जाती है, पेंशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब पेंशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, पहले तो एक हमारे पास ओल्ड पेंशन स्कीम थी और अब हमारे पास कौन सी वाली आ गई, यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम आ चुकी है, ठीक है। ओल्ड वाली का तो बेटा ऐसा एक सीन था, इसका क्या था कि मैंने और आपने, मान लेते हैं कि अगर हम वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तो जितनी हमारी आखिरी सैलरी होगी, मान लो हमारी सैलरी 80,000 है, लास्ट मान लेते हैं 80,000 है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा हमारे पास 40,000। तो 40,000 आपको पेंशन दी जाएगी, प्लस इसके साथ एक अलाउंस मिलता है जिसे डियर अलाउंस कहा जाता है। डियर अलाउंस क्या होता है, मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से आपको और मतलब चीज़ें दी जाती हैं, तो वो डियर अलाउंस भी क्या किया जाता था, यहाँ पर बढ़ाया जाता था। तो कुछ इस तरीके का क्राइटेरिया था पहले वाले में, ओल्ड पेंशन स्कीम में, मतलब जितनी आपकी सैलरी है, लास्ट सैलरी है, उसका 50% आपको क्या दिया जाएगा, एज अ पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। पर अगर हम नई पेंशन स्कीम की बात करें तो इस नई पेंशन स्कीम के अंदर क्या है, अब हमारी ही सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा, हमारी ही सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है और फिर वो बाद में हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब इसी को लेकर थोड़ा सा चल रहा था, इसी को करने की बात की गई है। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब निर्मला सीतारमन हैज फॉर्म्ड 4 मेंबर कमेटी लेड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, कौन है यहाँ पे, टीवी सोमनाथन। तो ये पेपर में क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि पेंशन स्कीम को लेकर किस व्यक्ति के अंदर या किसकी चेयरमैनशिप के अंदर कमेटी का गठन किया गया, तो आपको याद रखना है सोमनाथन। किसके लिए, क्या ठीक करना है, मतलब किस चीज के लिए बोला गया, तो पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। कहता है अकॉर्डिंग टू इट्स मैंडेट कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगी कि क्या चेंजेस किए जा सकते हैं किसमें, नई पेंशन स्कीम में। देखिए बेटा, ये आपको पता ही है कि भारत सरकार की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जब भारत सरकार को किसी चीज को टालना होता है ना
कि नहीं अभी हमें कुछ नहीं करना, तो वो फटाफट कमेटी बनाते हैं, क्योंकि कमेटी जब तक है तब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब वो कमेटी बनी है, वो रिव्यू करेगी, फिर वो कहीं जाकर आपको 7-8 महीने तो लेके चलो इस पे, ठीक है, 7-8 महीने पे कोई यहाँ पे जवाब नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है इस स्कीम के बारे में, जो कहाँ से आती है हमारे पास, जो आती है हमारे पास कहाँ पे, और ये कब लाई गई थी अगर हमसे पूछा जाए, जो नई पेंशन स्कीम है ये कब थी, तो 1 अप्रैल आप याद रखेंगे, और 1 अप्रैल अगर हम बात करें तो 2004 में ये हमारे पास आई थी, ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको। और इससे पहले कौन सी वाली चला करती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद, फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव। जब आप फिजिक्स पढ़ते होंगे तो आप क्वांटम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्वांटम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। क्वांटम एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, इसमें जो एनर्जी है वो इनडिविजिबल पैकेट्स में एक जगह से दूसरी जगह पर क्या की जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब इसी का यूज किया जा रहा है कम्युनिकेशन के फील्ड में, ताकि डेटा को एक लंबे टाइम के लिए क्या कर सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। देखिए कहता है फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव हुआ है कहां पे भाई, नई दिल्ली में। अच्छा, नई दिल्ली के साथ कौन सा अमेंडमेंट आता है आप मुझे बताएंगे। एनसीटी से अगर हम बात करें, यूटी ऑफ दिल्ली और एनसीटी वाला कौन सा अमेंडमेंट है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए कहता है द कॉन्क्लेव, अब ये किसने ऑर्गेनाइज करा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर इन कोलैबोरेशन विद, किसके साथ है, टेलीमेटिक्स, उसके बाद है TSDSI टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, और IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी दिल्ली चैप्टर, ठीक है। तो इन्होंने मिलकर इसे करा है। द कॉन्क्लेव इंटेंड टू ब्रिंग टुगेदर इंटरनेशनल एक्सपर्ट, यहाँ पे क्या करने की बात की जा रही है, जो डेटा है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, पर किसकी मदद से, क्वांटम कम्युनिकेशन की मदद से। किसकी मदद से, क्वांटम कम्युनिकेशन की मदद से, ठीक है। चलिए तो ये भी हो गया आपके पास, ये आपको यहां पर याद रखना है इसके बारे में भी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला आता है आपके पास, इंडियाज FPI डेस्टिनेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2023 अकॉर्डिंग टू। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। समझ लेते हैं इसमें कि क्या चीजें आती हैं, ठीक है। आप देखिए बच्चे, बात करते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम मुंबई बेस्ड नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो यहाँ पे डाटा किसने पेश करा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी अगर हम बात करें लिमिटेड, इसने डाटा पेश करा। और इसका गठन कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1996 में इसका गठन करवाया गया था। कहता है नॉर्वे एंड सिंगापुर, National Security Depository Limited Norway and Singapore gain its first FPI destination for India in financial year 2023, ठीक है। देखते हैं, देखिए क्या होता है इसमें, ये क्या होती है चीजें, ठीक है, इसको समझते हैं। जब कोई फॉरेन बायर मतलब किसी भी कंट्री का फॉरेन बायर, जब फॉरेन बायर जो है वो क्या करता है, यहां पर आकर इन्वेस्ट करते हैं, किसमें, फाइनेंशियल कैपिटल में, तो उसे कहा जाता है आपके पास फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। मतलब जब फॉरेन बायर यहां पर आया, उसको किसी प्रकार की सिरदर्दी नहीं चाहिए, यहां पे उसको ये नहीं चाहिए कि मैं जगह देखूंगा फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो आया, उसने इन्वेस्ट करा, और बाकी सारी चीजें जो है वो किसके हाथ में आ गई, आपके पास दूसरे बंदे के हाथ में। और इसके पास ना ओनरशिप है, ना इस फॉरेन वाले के पास ना ओनरशिप होगी, ना कंट्रोल होगा, बस इसको आकर यहां पर क्या लगाना है भाई, पैसा लगाना है, ठीक है। तो इसने अपना पैसा लगाया, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। कहता है Singapore is the second biggest jurisdiction for FPI flow in India after the United States of America। तो अगर हम बात करें इंडिया में FPI किस कंट्री का ज़्यादा है, तो आप याद रखेंगे सिंगापुर का। सिंगापुर के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लग्जमबर्ग इज द 3rd प्लेस। मॉरिशियस की बात करते हैं तो वो यहाँ पे गिर चुका है, 4th रैंक पे आ चुका है। और नॉर्वे की बात करें तो 8th रैंक पर हमें देखने को मिलता है। अब ये डेटा आप लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला टॉप किसने करा है भाई, टॉप करने वाला हो गया US, फिर कौन आ गया, सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर के बाद 3rd कौन सा आता है आपके पास, लग्जमबर्ग, ठीक है, आपके पास आ गया। और 4th अगर आप बात करें मॉरिशियस, और 5th की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि क्या बोला था मैंने, FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर का जब कोई फॉरेनर व्यक्ति यहाँ पर आकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, ना उसकी ऑनरशिप होती है वहाँ पे, ना उसको जगह की टेंशन, ना कोई टेंशन, बस उसका पैसा यहाँ पे जरूर लगा होता है, ठीक है। इसे कहा जाता है FPI। आगे कहता है इसके बाद यहाँ पे
अगली न्यूज़ आती है 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। अब ये न्यूज़ थोड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है कैलमपडी राधाकृष्ण राव, जिनको CR राव भी कहा जाता है, ये एक प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन, मतलब कि अगर आप इनको मैथमेटिशियन भी कह सकते हैं, हैज़ बीन अवॉर्डेड 2023 इंटरनेशनल प्राइज मिला इनको, किसमें? स्टैटिस्टिक्स में। और स्टैटिस्टिक्स का जो ये प्राइज है इसको किससे टैली किया जाता है? नोबेल प्राइज से। आपको पता है किसके नाम पर है ये? एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इस प्राइज को चलाया गया था, नोबेल प्राइज को। और कहता है फॉर हिज मॉन्यूमेंटल वर्क 75 ईयर्स अगो, किस फील्ड में? स्टैटिस्टिकल थिंकिंग की फील्ड में। किसे मिला है? CR राव को। CR राव का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1920 को। कहां पर? हुवाना हादागली, कर्नाटका में। ही वर्कड इन इंडिया एट द इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट। कब तक काम करा इन्होंने? 40 सालों के लिए, 1941 से लेके 79। इट मीन्स जब भारत को आज़ादी मिली भी नहीं थी, ठीक है। आगे कहता है ही रीलोकेटेड द यूएसए एंड वर्कड फॉर 25 ईयर्स। कौन सी यूनिवर्सिटी में? पिट्सबर्ग पेनिसिलेवियन स्टेट यूनिवर्सिटी पे इन्होंने काम करा है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका जो पहला बुलेटिन आया था वो किस में पब्लिश हुआ था? तो आपको याद रखना है कैलकटा मैथमेटिकल सोसाइटी, लिख लेंगे आप, कैलकटा मैथमेटिकल सोसाइटी में पहली बार इनका डेटा पब्लिश किया गया था। और कब किया गया था? 1945 में, 1945 में। और इन्हें ही पद्म, अगर हम बात करें, इन्हें पद्म भूषण भी मिला है। इन्हें पद्म भूषण मिला था 1998 में, लिख लेंगे आप, पद्म भूषण मिला था। और पद्म विभूषण मिला था इन्हें कब? 2001 में। और इन्हें ही पद्म विभूषण मिला था 2001 में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट हमारे पास। किसे मिला है? स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में CR राव को मिला है, इतना याद रखेंगे। राधाकृष्ण राव, आप इनको याद कर सकते हैं। और किस फील्ड में मिला है? तो भाई स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में हमें देखने को मिलता है। पहले कहाँ के थे ये? पहले तो इंडियन, मतलब है तो इंडिया के ही, पर अब कहाँ जाके सेटल हो चुके हैं? अमेरिका में। अगला आता है इजराइल लॉन्चेस फेक 13 रिकनेंसियंस सैटेलाइट, ठीक है। अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या इसके बारे में है और देख लेते हैं। देखिए, कहता है इजराइल लॉन्च फेक 13, एक न्यू इजराइल स्पाई सैटेलाइट है। ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, ठीक है। स्पाई सैटेलाइट है ऑन बोर्ड शाबित लॉन्च व्हीकल इनटू स्पेस फ्रॉम पालाचिम एयरबेस स्पेसपोर्ट। तो कहाँ से करा है? आपको याद रखना है, पालामचिम, ठीक है। लोकेटेड नियर द सिटीज ऑफ रिशन, लीजोइन और यवेन इजराइल में हमें देखने को मिलती है। और फेक 13 की बात करें तो इसे डिजाइन किसने करा है? मतलब मैन्युफैक्चर्ड बाय इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ इजराइल प्रोड्यूस सैटेलाइट। और ये पहला है जो कहाँ जा रहा है? ऑर्बिट में। पहली बार कब गया था? 1988 में। अकॉर्डिंग टू IAI, OFAC 16 इज द इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रेनेक्रेंस सैटेलाइट विद एडवांस्ड कैपेबिलिटीज। अब हमें इतना तो याद नहीं रखना है पेपर के लिए, हमें कितना याद रखना है? देखिए, समझिए, कौन सी कंट्री ने करा है? तो ये इजराइल हो गया। और क्या नाम है इसका? OFAC 13 है, आपको याद रखना है। और तीसरी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, कैसा सैटेलाइट है ये? तो ये स्पाई सैटेलाइट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा वाला है हमारे पास? स्पाई सैटेलाइट हमें देखने को मिलता है। इजराइल की बात करें तो इजराइल की कैपिटल का नाम आता है जेरूसलेम। क्या आता है यहाँ पे? इसकी कैपिटल का नाम जेरूसलेम। और शकील इसकी क्या आती है आपके पास? करेंसी हमें देखने को मिलती है। तो जेरूसलेम कैपिटल आ गई और करेंसी आती है आपके पास शकेल, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। आगे आते हैं MF हाइड्रा, वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन फेरी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, इसे रिप्लेस क्यों किया, मतलब अगर हम बात करें बाकी चीज़ों से क्यों रिप्लेस किया जा रहा है उसको? क्योंकि ये ग्रीन हाउस के लिए काम करेगा, एनवायरमेंट के लिए काम करेगा, इन सब चीज़ों के लिए काम करेगा, इसीलिए इसको क्या किया गया, यहाँ पे लाया जा रहा है। कहता है नॉर्वेन कंपनी नॉरलेड हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर फेरी। जिस वेसल का नाम क्या है? MF हाइड्रा। ये जो वेसल है हैज बीन गोइंग थ्रू सी ट्रायल्स एंड सिस्टम टेस्ट हेजमल एंड सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2023। तो इसकी टेस्टिंग तब से चल रही थी, पूरा का पूरा काम चल रहा था। MF हाइड्रा विल नाउ ऑपरेट ऑन द ट्रायंगुलर रूट ऑफ हेजलमेलैंड शिपाकविक नेस्विक, ठीक है। अभी थोड़ा नाम अजीब अजीब आ जाते हैं, थोड़ा आप देख लेंगे इसके साथ साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है
वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर फेरी कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो आपको याद रखना है कहाँ से, नॉर्वे ने करा है, ठीक है। और ये किस पे रन करेगा? तो लिक्विड हाइड्रोजन पे करेगा, हमें याद रखना है। और इससे जो ग्रीन हाउस इमिशन है उसे क्या मिलेगी? यहाँ पर कमी मिलेगी, ठीक है। ऑब्वियस है, हाइड्रोजन यूज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी ही। और आपको याद रखना है नॉर्वे की कैपिटल क्या आती है, आप सबको पता है, ओस्लो, ठीक है। याद रखेंगे नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। और करेंसी की बात करें तो क्रोन हमें देखने को मिलता है। क्रोन यहाँ पर क्या मिलती है? करेंसी देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है गुकेश दोमाराजू विंस आर्मागेडॉन चैंपियनशिप सीरीज, ठीक है, 2023। अभी देख लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में भी, ठीक है। चेस से रिलेटेड है ये हमारे पास, और इसमें क्या क्या चीज़ें बनती है इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है यहाँ पे कि अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें यहाँ पे इस पूरे के पूरे गेम की, ठीक है, बात करते हैं, देखिए समझते हैं। कहता है 16 साल के द 16 ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर गुकेश दोमाराजू, जिनको गुकेश डी भी कहा जाता है, डिफीटेड वर्ल्ड रैपिड चैंपियन GM नॉड्रिक बेक ऑफ उज्बेकिस्तान टू विन द आर्मागेडॉन चैंपियनशिप सीरीज 2023, जो कि कहाँ पर हुई है? बर्लिन, जर्मनी में हमें देखने को मिलती है। जर्मनी से एक क्वेश्चन और आता है पेपर में हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जर्मनी से एक क्वेश्चन और क्या बनता है हमारे पास, आपको अगर पता हो, भारत का पहला झंडा, ठीक है, मैडम भिकाजी कामा ने कहाँ लहराया था? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, SSC उठा के देखिए, वहाँ पे क्वेश्चन है कि मैडम भिकाजी कामा जो हैं उन्होंने जर्मनी के स्टुगार्ट में क्या लहराया था? भारत का पहला झंडा लहराया था, ठीक है। तो भारत का जो झंडा है वो कहाँ लहराया गया था पहली बार? फॉरेन में कब लहराया गया था? तो जर्मनी में। और किसने लहराया था यहाँ पर? तो आप याद रखेंगे मैडम भिकाजी कामा ने, ठीक है। इनके बारे में आपको थोड़ा सा याद पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आर्मागेडॉन क्या होती है चैंपियनशिप, इसके बारे में बात करते हैं। आप सबको पता है कि चेस में 2 कलर होते हैं, ठीक है, आपको पता है। यहाँ पर कौन सा आता है? एक होता है व्हाइट कलर, एक कौन सा होता है आपके पास? ब्लैक कलर, ठीक है। तो प्लेयर्स के बीच में पहले कलर का चुनाव होता है कि ठीक है भाई मुझे ब्लैक कलर लेना है, मतलब वो ब्लैक वाली चाल चलनी है, या फिर मुझे कौन सी वाली चलनी है, यहाँ पे व्हाइट चलनी है। तो ये पहले डिसाइड होता है उनके बीच में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो व्हाइट कलर से खेलेगा उसे 5 मिनट दिए जाते हैं, और जो ब्लैक कलर से खेलता है वो उसको कितने दिए जाते हैं? 4 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। पर अगर हम बात करें, अगर ड्रॉ हो गया, अगर मान लो कि 2 प्लेयर्स के बीच में चेस का मैच ड्रॉ हो गया, तो ऑटोमेटिकली किसे विनर माना जाता है? ब्लैक वाले को विनर माना जाता है, ठीक है। तो आर्मागेडॉन स्पेसिफिकली किस कलर की बात हो रही है यहाँ पे? ब्लैक कलर की, ठीक है, इतना याद रखो बस। तो ये कहां पर हुई है? बर्लिन, जर्मनी में हुई है। एंड इट वाज द सेकंड रीजनल टूर्नामेंट, जो कि किसकी थी? आर्मागेडॉन चैंपियनशिप की, 2022 से लेके 23। और इसे ऑर्गेनाइज किसने करा था? वर्ल्ड चेस इवेंट लिमिटेड कॉर्पोरेशन ने और वर्ल्ड चेस यूरोप GmbH ने, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे डेटा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन बनेगा कि फाइड की फुल फॉर्म क्या आती है? आप सबको पता है क्या आती है? इंटरनेशनल, अगर हम बात करें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और वर्ल्ड चेस फेडरेशन की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर हमें कहां देखने को मिलता है? तो इसका हेडक्वार्टर हमें कहां देखने को मिलता है? फ्रांस, जर्मनी में हमें देखने को मिलता है। कहां पर मिलता है हमें? फ्रांस, जर्मनी में हमें देखने को फ्रांस, पेरिस में हमें देखने को मिलता है, सॉरी यहाँ, ठीक है, पेरिस में हमें देखने को मिलता है, पेरिस फ्रांस में हमें देखने को मिलता है। और इसका गठन कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 19, अगर हम बात करें 20 जुलाई 1924 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो आप ये भी यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। और अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो आप सबको पता है उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या जाती है? ताशकेंत, ठीक है। और आप सबने अगर हिस्ट्री पढ़ी अच्छे से तो CPI बनी थी, CPI मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इधर ही बनी थी, ठीक है। चलिए, तो ये वाली न्यूज़ भी हमारे पास कंप्लीट होती है। अगली आती है गुलाम नबी आज़ाद ऑटोबायोग्राफी आज़ाद, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके बारे में भी। अगर हम बात करें यहाँ पे, इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर, एक टाइम पे इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर क्या बनाई थी अपने लिए? क्या बनाई थी इन्होंने? डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाने वाले, ठीक है, इन नेता ने एक बुक पब्लिश करी है जिसका नाम क्या है यहाँ पे, मतलब ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है आज़ाद द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुलाम नबी आज़ाद, जो कि पुराने CM रह चुके हैं, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। वो
वॉज लॉन्च इन न्यू दिल्ली। तो इनकी किताब कहाँ पर आई है? नई दिल्ली में आई है। गुलाम नबी आज़ाद की अगर हम बात करें तो ये पुराने मेंबर हैं आईएनसी के, मैंने आपको बता दिया, और बाद में इन्होंने अलग होकर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई थी। ठीक है, याद रखेंगे आप। इस बुक में अगर हम बात करें, इस बुक में इन्होंने कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज करा है बहुत सारी चीज़ों के लिए, और साथ में वैसे तो ये अगर आप बात करोगे तो वैसे तो ये अमित शाह के साथ आपको दिखेंगे, मतलब बहुत कंट्रोवर्सी करते हुए कि आपने ये हिजाब वाला मैटर गलत कर दिया, ट्रिपल तलाक वाला गलत कर दिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में इनकी कंट्रोवर्सी रही है। मतलब किसके साथ इनके विचार विमर्श होते रहे, किसके साथ? अमित शाह के साथ जी भी। तो अगर आप बात करते हैं इनकी बुक के बारे में, इस बुक में इन्होंने मोदी जी की बड़ी तारीफ लिखी है। ठीक है, इन्होंने मोदी जी की तारीफ किन किन बातों पर लिखी है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आर्टिकल 370 का हटना। ठीक है, वैसे तो पहले अपोज कर रहे थे, बाद में अब उनकी तारीफ लिखी है। फिर सीएए, आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके लिए भी, और उसके अलावा ट्रिपल तलाक आ गया, हिजाब वाले मैटर आ गए, इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने वहां पर उनके बारे में तारीफें लिखी हैं। ठीक है, तो क्या इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? बुक का ऑटोबायोग्राफी का नाम है आज़ाद। ठीक है, और किसकी है? गुलाम नबी आज़ाद की ये बुक है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं। किसके साथ? भाई जम्मू कश्मीर के साथ देख लेते हैं, और जम्मू कश्मीर के साथ हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब ये क्या बन चुकी है हमारे पास? यूनियन टेरिटरी। मुझे आपको सबको पता है कि अब ये हमारे पास क्या बन चुकी है? यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल दो हमें देखने को मिलती है। एक कौन सी आती है आपके पास? श्रीनगर, और एक आती है आपके पास जम्मू। आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सी विंटर है और कौन सी है समर कैपिटल है। ठीक है, अगर हम बात करें इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो किसके साथ शेयर कर रहा है भाई? पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, चाइना के साथ शेयर करता है, और अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन? हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर रखना है कि इनके साथ क्या करता है? अपना बाउंड्री शेयर करता है। कौन? हमारे पास जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहां से मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ आपके लिए, रेंजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में रेंजेस भी आ जाती हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी रेंजेस हैं। आपने सुनी होगी कराकोरम। ठीक है, कराकोरम सुनी है, जिसमें K2 वाली पीक हमें देखने को मिलती है। कराकोरम कराकोरम के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो जांस्कर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वैसे तो जांस्कर लद्दाख भी जाती है, पर जांस्कर आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। जांस्कर है, उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे लद्दाख वाली आती है, और पीर पंजाल। पीर पंजाल पेपरों में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि पीर पंजाल वही है जो हिमाचल प्रदेश भी आगे जाती है फिर। ठीक है, तो पीर पंजाल आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो नेशनल पार्क कौन सा है यहाँ पे? तो दच्छी गम। ठीक है, याद रखेंगे आप, दच्छी गम नेशनल पार्क है यहाँ पे। एक और नेशनल पार्क यहाँ पे हुआ करता था जिसका नाम था हेमिस, पर हेमिस वाला अब कहाँ चला गया भाई? क्योंकि यूटी बन गई दो ना, तो ये कहाँ चला गया अभी? अब ये लद्दाख के अंदर आता है। ठीक है, तो दच्छी गम नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें किश्तवर आ जाएगा, किश्तवर नेशनल पार्क। उसके अलावा सलीम अली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किश्तवर आ जाएगा, सलीम अली नेशनल पार्क आ जाएगा, और एक है काजी नाग, एक आता है आपके पास काजी नाग। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास क्या आ जाएंगे यहाँ पे? नेशनल पार्क आ जाएंगे। ठीक है, पर हेमिस वाला कहाँ चला गया है? लद्दाख में। पहले हेमिस किसके अंडर आता था? जम्मू कश्मीर के साथ ही था। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। तो ये था कुछ फैक्चुअल डेटा किसके साथ? जम्मू कश्मीर के साथ। देखो, मैंने आपको उस दिन भी शायद एक पिछले लेक्चर पे बताया था कि जम्मू कश्मीर में खौफ का माहौल बना रहता है। खौफ से आप क्या याद रखेंगे? रौफ। तो वहां पर एक डांस होता है, फोक डांस है, जिसका नाम क्या है? रौफ। ठीक है, रौफ है, और बड़ी धूमधाम होती है, तो दम इस तरीके से भी वहां पर डांस हमें देखने को मिलते हैं। पर रौफ बहुत इंपॉर्टेंट है, रौफ पेपरों में बार बार आ जाता है, तो रौफ आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में और देखते हैं अगले कुछ फैक्चुअल डेटा। ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं। कहता है बुक कोटिंग इंडिया बाय नंदिनी दास। ठीक है, अब देख लेते हैं इस बुक में क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में भी देखकर फिर से वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलिए कहता है यहाँ पे, इस बुक की बात करें अगर हम, हिस्टोरियन नंदिनी दास एक प्रोफेसर है इंग्लिश लिटरेचर की। कहाँ पे? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में। इन्होंने एक बुक लिखी है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ द एम्पायर। ठीक है,
तो स्पेसिफिकली मुगल्स के बारे में ये हमारे पास देखने को मिल रही है। ठीक है, देखिए द बुक डेल्व्स इनटू द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लैंड और मुगल इंडिया के बीच में। और कब की बात कर रहे हैं, ये अर्ली मॉडर्न पीरियड की। अर्ली मॉडर्न पीरियड कौन सा है बच्चे? जब आप अर्ली मॉडर्न की मैं बात बताती हूँ आपको, जब आप क्या शुरू कर रहे होते हो, एडवेंट वाला पढ़ रहे होते हो। एडवेंट से पहले आप एक चैप्टर पढ़ते हो लेटर मुगल्स वाला, क्योंकि मुगल तो हम पढ़ने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, पर ओरिजिनलिटी में डिवाइडेड थोड़ी है ये। तो मुगल्स की जब आप शुरुआत करते हैं तो उनके साथ ये चीजें यहां पर जुड़ती हैं इन द अर्ली मॉडर्न पीरियड, फोकसिंग ऑन द कल्चर, लिटरेरी कॉन्टैक्ट किसके बीच में? इन दो वर्ल्ड्स के बीच में। किस किस के? मुगल और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, और मुगलों की जब हम बात करते हैं तो मुगलों की अगर हम बात करें तो मुगलों की शुरुआत करने वाले कौन हुए? बाबर हुए। कब शुरुआत करते हैं? 1526 में। और 1526 से लेकर पूरी मुगल डायनेस्टी कब तक रूल करती है? 1857 तक ये रूल करती है। ठीक है, अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड की, अगर हम बात करें तो पहले वालों को तो क्या कहा जाता है? ग्रेट मुगल्स कह देते हैं हम उनको। ठीक है, ग्रेट मुगल्स क्यों कह देते हैं? क्योंकि ग्रेट मुगल वाले कौन कौन हुए? भाज्यशाह, याद रखने का तरीका आ जाएगा आपके पास, भाज्यशाह। भाज्यशाह सबको पता है इसके बारे में, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो ये हुए ग्रेट। और उसके बाद अगर हम बात करें बाद वाले जो शुरू होते हैं तो वो कौन से वाले हैं? लेटर वाले हैं। और इन लेटर वालों में एंड किसका था? तो एंड था बहादुर शाह टू का, जिन्हें क्या लिखा जाता है? जिन्हें जफर भी लिखते हैं। ठीक है, बहादुर शाह टू आ गए, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, जिनकी डेथ कहां पर हुई थी भाई? रंगून में हुई थी 1862 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कौन से रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करा था, या कौन से रिवोल्ट की लीडरशिप अपने पास संभाली थी? रिवोल्ट ऑफ 1857 की। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसके बारे में भी। और कौन किसने लिखी है बुक? नंदिनी दास ने। किताब का नाम क्या है? कोटिंग इंडिया। किन दो के बारे में हमें बता रही है? इंग्लैंड। और किसके बारे में बता रही है? हमें मुगलों के बारे में बता रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया कब? 2023 में। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें होम्योपैथी की तो इसे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ताकि होम्योपैथी किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है लोगों को ठीक करने में, उसको यहां पर देखा जाता है। इस डे की अगर हम बात करें तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी यहां पर मनाई जाती है? तो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैम्यूल हैनमैन की यहाँ पे क्या मनाई जाती है? एनिवर्सरी मनाई जाती है, बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। आपको ये याद रखना है। और इसकी थीम क्या थी? आपको याद रखेंगे, वन हेल्थ वन फैमिली। थीम क्या थी? यहाँ पे थीम नहीं लिखी है, ऐड कर लेंगे इसको, वन हेल्थ और आ जाएगी वन फैमिली। ठीक है, वन हेल्थ वन फैमिली, हमें इसकी थीम देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया आपके पास अलग दूसरी करंट अफेयर। आगे आते हैं एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 2023, इसके बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, देखिए कहता है फर्स्ट फेज ऑफ एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 23, तो CI 23 आपको याद रखना है, एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है। किसके बीच में? इंडियन एयरफोर्स के बीच में और यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स के बीच में। कहाँ शुरू हुई है ये? अर्जन सिंह, जिसका नाम है पानगढ़ एयरफोर्स बेस। कहाँ पर है भाई ये? वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है। 11 दिन की ये एक्सरसाइज शेड्यूल की गई थी। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद आगरा एयरफोर्स स्टेशन में जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स एयर क्रू यहां पे पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, पार्टिसिपेट करेगी इन द कैपेसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। इस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो कितने सालों के बाद हुई है? 4 सालों के बाद। क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम पीरियड पे क्या कर दिया गया था? ये रुक गई थी। ठीक है, रुक गई थी बोलने का मतलब है कि पोस्टपोन कर दी गई थी। और इसका प्रीवियस एडिशन कब हुआ था? 2018 में। और अब कहां पर होने जा रहा है? और पहले कहां पर हुआ है? तो कलाई कुंदा अगेन, और कहां पर आ जाएगा आपके पास? ये वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब थोड़ा वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कुछ डेटा देख लेते हैं। अच्छा, वेस्ट बंगाल अपना बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल अपना बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? सिक्किम के साथ। याद रखेंगे आप। सिक्किम के बाद अगर हम बात करें असम, ठीक है, असम आ जाएगा। असम के बाद आपके पास आएगा बिहार। बिहार के बाद बात करें तो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है ये। और उड़ीसा के अलावा और भी 1-2 स्टेट्स हैं यहाँ पे। झारखंड है। ठीक है, झारखंड के साथ, झारखंड अगर हम बात करें इसके साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। और असम के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें बांग्लादेश के साथ, तो एक आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? बांग्लादेश। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? बांग्लादेश आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये
हो गया आपके पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और आप सबको पता है सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, सुंदरबन डेल्टा जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, ठीक है, वो भी कहाँ देखने को मिलता है, हमें वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है हुगली। हुगली जो है, हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कोलकाता बसा हुआ है, आपको याद रखना है। और भी बहुत सारे फैक्चुअल डेटा आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर्स हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है पेरियार टाइगर रिजर्व टॉप्स इन मैनेजमेंट रिव्यू। अभी हमने टाइगर रिजर्व के बारे में बात करी, उससे ही कुछ मिलती जुलती ये न्यूज़ है। कहता है 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व। इसकी अगर हम बात करें तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ का, केरला का, इस लिस्ट पे टॉप करता है। किस मामले में, बेस्ट मैनेजमेंट के मामले में, आपको याद रखना। और इसका स्कोर कितना है, 94.38 हमें देखने को मिलता है। कहता है पेरियार टाइगर रिजर्व के बाद कौन सा है, सतपुरा, उसके बाद है बंदीपुर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आता है। और इसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पे रिलीज करा, तो आपको याद है मैंने अभी बताया था कि 50 ईयर्स सेलिब्रेट किए गए हैं, किसके 50 ईयर्स किसके सेलिब्रेट किए गए थे यहाँ पे, अभी हमने किसके पढ़े थे, 50 ईयर्स सेलिब्रेट किए थे प्रोजेक्ट टाइगर के, तो उसी के साथ ही एसोसिएटेड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और कहाँ पर आता है, केरला में। केरला से क्वेश्चन बनता है आपके पास मोनोजाइट सैंड, ठीक है, मोनोजाइट सैंड, ठीक है। तो मोनोजाइट सैंड कहाँ मिलती है हमें, तो आपको याद रखना है कहाँ पर आती है, केरला में हमें देखने को मिलती है। केरला में एक फ्रेश वाटर लेक है जिसका नाम है वेम्बनंद, ठीक है, क्या नाम है उसका, वेम्बनंद लेक। और अगर आपने बागी मूवी देखी होगी तो बागी मूवी में ना एक सीन दिखाया गया जिसमें है ना वो श्रद्धा कपूर वाला वो पूरा ट्रॉफी होती है, शिप वो जो नाव होती हैं वो जल्दी जल्दी लेकर जानी होती हैं आगे, ठीक है। तो वो नेहरू ट्रॉफी रेस भी कहाँ पर होती है आपके पास, वो भी कहाँ पर होती है, केरला में ही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, और पेरियार एक वहाँ पे, पेरियार की अगर हम बात करें तो पेरियार एक रिवर भी है वहाँ पे, आपको क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए, तो मोनोजाइट सैंड कहाँ पर है आप याद रखेंगे। और केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। चलिए आगे आता है इसके बाद यहाँ पे इसी के साथ अ टोटल ऑफ 12 टाइगर रिजर्व अचीव्ड एक्सीलेंट कैटेगरी मिली है, कुछ को वेरी गुड की कैटेगरी मिली है, कुछ की गुड की मिली है और कुछ को फेयर की देखने को मिलती है। और एनटीसीए मतलब यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, नेशनल, अगर हम बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसे बनाया गया था किसी के अंदर ही, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगली न्यूज़ देखेंगे अब हम यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ में क्या आती है हमारे पास, देखिए एसबीआई कॉफ़ी टेबल बुक। अब आपको याद रखना है एसबीआई ने एक बुक लॉन्च करी है, दैट इज कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन। देखिए एसबीआई का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारे, मतलब जैसे कि अगर हम देखें कि नेशन बिल्डिंग में अगर हम बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और इस बुक की अगर हम बात करें तो ये बुक जो है, इस बुक की स्पिरिट हमें इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में भी बताती है और साथ ही साथ कि एसबीआई किस तरीके से नेशन बिल्डिंग में रहा है इसके बारे में हमें बताती है। तो कहता है एसबीआई के हेडक्वार्टर में कहाँ मिलते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में लिखा हुआ है। एंड अनाउंस द लॉन्च ऑफ कॉफी टेबल जिसका नाम है द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन। आप सबको पता है, ठीक है, कि एसबीआई एक ऐसा बैंक है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ठीक है। ये बैंक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आगे आता है इसके बाद, ये बुक सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड 200 ईयर हिस्ट्री ऑफ एसबीआई, जो कि किसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं इसके बाद अगला। अब जीआई टैग, जीआई टैग का तो ऐसे समझ लो कि सीजन चल रहा है, ठीक है। जीआई टैग का तो ऐसे समझ लो आप लोग कि सीजन ही चली जा रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जीआई टैग जो है वो किसको मिला है और क्या इसके साथ जुड़ता है, ठीक है। देखते हैं, कहता है मध्य प्रदेश के एक प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, तो मध्य प्रदेश के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिनको क्या दिया जा रहा है, जीआई टैग दिया जा रहा है। कहता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हैज बीन गारंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू सेवरल प्रोडक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को दिया गया है, जैसे जिसमें 5 हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है,
एक फूड स्टफ है और एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। इट मींस कितने हो गए अपने पास यहाँ पे 5 हैंडक्राफ्ट हो गए। अब 5 हैंडक्राफ्ट जो है उनकी बात हो रही है। कहता है उसमें क्या आता है, गोंड पेंटिंग। अगर आपको पता हो तो गोंड वहां पे एक ट्राइब है। गोंड क्या है आपके पास, वहां पे एक ट्राइब है, याद रखना है। ऑफ पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश, ग्वालियर हैंडमेड कारपेट, बेड़ा घाट स्टोन क्राफ्ट जबलपुर, राउट आयरन क्राफ्ट दिंदोरी, और उसके बाद है वरासियोनी हैंडलूम साड़ीज बालाघाट की। ठीक है, अब ये याद करना अपने आप में एक टास्क है। ठीक है, वैसे तो इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा पर पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर, तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसके बाद है सरबती गेहूं, जो कि कहां पर मिलती है, वीट, जिसे क्या कहते हैं, गोल्डन ग्रेन भी कहते हैं, इसको भी यहां पे टैग मिला है। गचक जो हम सर्दियों में खाते हैं, ठीक है, उसको फूड कैटेगरी में मिला है। और टेक्सटाइल में उज्जैन बाटिक, इसको यहां पर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में, मध्य प्रदेश के साथ। अब मध्य प्रदेश के फैक्चुअल डेटा को थोड़ा सा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। पर उस टाइम इसके अंडर छत्तीसगढ़ आया करता था। आपको पता है मध्य प्रदेश से ही क्या निकाला गया था, बाद में छत्तीसगढ़ निकाला गया था। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत क्लियर रखना है। और जब छत्तीसगढ़ निकाला गया तो वो कौन सा साल था, आपको याद रखना है, 2000 ईयर्स में, मतलब 2000वां साल था, तब इसको क्या किया, यहां से निकाला गया था। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान के साथ, ऊपर देखो उत्तर प्रदेश, फिर अगर आप आएंगे तो साथ में छत्तीसगढ़ तो हो ही गया, खैर इसी से निकला, पर अब यहाँ पर राज्य है अपने पास, और किसके साथ शेयर करता है, गुजरात के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। वाटरफॉल की बात करें यहाँ पे, तो एक वाटरफॉल यहाँ से पेपर में बारी बारी देखा गया है, जिस वाटरफॉल का नाम है आपके पास धुआंधार वाटरफॉल। क्या नाम है उसका, धुआंधार वाटरफॉल, जो आपको कहाँ देखने को मिलता है, जबलपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर एक सेशन हो चुका है मध्य प्रदेश में ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसका नाम था त्रिपुरी सेशन, जिसको वैसे तो जिसमें अगर आप कहें कि जिसमें तो वैसे तो गांधी जी के कोई और व्यक्ति जीतने चाहिए थे, पर यहां पे भी प्रेसिडेंट कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, तो त्रिपुरी सेशन भी कहां पर हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। ये भी आपको यहां पर क्लियर रखना है। डांस की बात करें तो यहां पे एक डांस बहुत फेमस है, जो फोक डांस है, दैट इज मुरिया, और एक है गौर। तो आपको याद रखना है मुरिया और गौर, आई नहीं है, सॉरी, ठीक, यहाँ पे आएगा आई, मुरिया और गौर। उसके अलावा भीमबेटका केव्स, भीमबेटका आप सबको पता है कि मोर देन कितनी मिलती है, मोर देन 500 रॉक पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा आदमगढ़, अगर आपको पता हो आदमगढ़, जहां पे किसके सीन मिले हैं हमें, जहां पर हमें रहिनोसरस के सीन मिले हैं, ये भी कहां पर आती है, मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। इसके साथ नेशनल पार्क इस बार नहीं कराए हैं क्योंकि पिछली बार आपको बताए थे नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए आगे आता है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक कवच। देखते हैं, अंडमान निकोबार कमांड में एक जो फर्स्ट और जो ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है इंडिया का, वहां पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, किसकी, कवच की। अब यहां पर आपको याद रखना है किस किसने पार्टिसिपेट करा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, आर्मी नेवी, मतलब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में किस किसने करा है, आर्मी नेवी एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड ने। अब आप मुझे बताएंगे इन सब का फॉर्मेशन ईयर कब कब का है। ठीक है, इन सब का फॉर्मेशन ईयर कब कब का है, और मैं आपको अंडमान निकोबार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए, अंडमान निकोबार की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा जापान ने गिफ्ट करा था अंडमान एंड निकोबार। आप मुझे बताएंगे कब करा था। ठीक है, तो अंडमान निकोबार को जापान ने गिफ्ट करा था किसे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो टोटल यहां पे 572 आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 572 आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। और अगर आप समझें, अगर आप मैप को देखेंगे वहां पे ध्यान से, मैप अगर आपने ध्यान से देखा है तो इस तरीके से अंडमान और इस तरीके से निकोबार डिवाइडेड है। तो अंडमान और निकोबार ऊपर का जो इलाका है, इन दोनों में गैप है, आपको क्लियर रखना है। और उस गैप में
कौन सा डिग्री लैटिट्यूड है, उसका नाम है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 10 डिग्री, तो ऊपर वाला हिस्सा है अंडमान और नीचे वाला क्या आता है हमारे पास, निकोबार। ठीक है, कौन सा आता है, अंडमान ऊपर वाला और निकोबार हमें नीचे देखने को मिलता है। ठीक है, अंडमान की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज सेडल। कौन सी आती है, 737 मीटर्स है और ये कहां पर मिलती है, सेडल पीक किसकी हाईएस्ट पीक है, अंडमान निकोबार की हमें देखने को मिलती है। आपको पता है कि इंडिया का लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट भी कहां पर है, यहीं पर है, आपको क्लियर है, निकोबार में आता है वो इंदिरा पॉइंट, आपको याद रखना है। दूसरी बात, अंडमान निकोबार, एक क्वेश्चन आता है पेपर में, अंडमान निकोबार आर दी एक्सटेंशन ऑफ, ये किस पहाड़ के एक्सटेंशन है, तो आपको याद रखना है अराकान, अराकान योमा पहाड़ के ही एक्सटेंशन है, कौन से वाले, ये अंडमान निकोबार की पहाड़ियां। ठीक है, किसके हैं, अराकान योमा, और अराकान योमा किसकी पहाड़ियां हैं, तो आपको याद रखना है भाई म्यांमार की, किसकी हैं, म्यांमार की। ठीक है, अगला पॉइंट, और अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 हमें एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज बैरन आइलैंड। ठीक है, कई बार इन्हें डॉर्मेंट भी लिखा जाता है पर मोस्टली किताबों में इन्हें एक्टिव भी लिखा जाता है, और उसके अलावा एक है नारकॉन्डम। ठीक है, तो आपको याद रखना है नारकॉन्डम, ये आ गए आपके पास 2 एक्टिव वॉल्केनोज, कहां के, अंडमान एंड निकोबार के। ठीक है, याद रखेंगे। ट्राइब्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ट्राइब आप सबको पता होना चाहिए, यहाँ पे जरावा है, सुना होगा आपने जरावा के बारे में। ठीक है, उसके अलावा एक है शॉम्पेन्स करके हैं, ठीक है, सेंथिलीज हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, अंडमान निकोबार में देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, और मोदी जी ने, आपको पता होगा कि यहाँ पे अंडमान निकोबार में कुछ आइलैंड्स का नाम बदला था, वो भी नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कि वो कौन कौन से नाम है जिनको चेंज किया गया था। आगे आते हैं इसके बाद, इंडिया रैंक 77th इन द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज लिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडिया का रैंक क्या है। कहता है, अब यहाँ पे किसने इसे पब्लिश करा है, तो आपको याद करने के लिए आ गया, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इसे रिलीज करा है। वेनेजुएला फर्स्ट आ गई है, उसके बाद पापुआ न्यू गिनिया, और उसके बाद अफगानिस्तान, और इंडिया का रैंक कितना है भाई, 77th है। अगर हम क्रिमिनल की बात करें, क्राइम की बात करें, तो क्राइम एक ही प्रकार का नहीं होता है, क्राइम बहुत सारे फॉर्म्स के होते हैं, जैसे कि करप्शन आ जाएगा, ड्रग्स आ गए, ट्रैफिकिंग आ गई, किडनैपिंग आ गई, असैसिनेशन, रॉबरी आ गई, असॉल्ट आ गया, ये बहुत सारी चीज़ों को कलेक्टिवली काउंट करके देखा जाता है। ठीक है, यूएस की बात करें और यूके की बात करें तो इनका रैंक 55th और 65th हमें देखने को मिलता है, जो कि इंडिया से आगे है। ठीक है, इंडिया से आगे ही है। टर्की, जर्मनी, जापान, ये लीस्ट क्रिमिनल कंट्रीज हैं, रैंक 92nd, उसके बाद 100th, और जापान का है 135th रैंक है। ठीक है, और हमारा कितना है आपको याद रखना है, 77th है। चलिए, आगे आता है, एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू क्राइम रेट काउंट कंट्री 2003, कौन सी फर्स्ट आ चुकी है मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंडिया का रैंक कितना आता है, 77 आता है, ये आपको याद रखना है, और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप एक बार देख लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आता है, इसके बाद IMF कट्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर, कब के लिए माइनस कर दिया इन्होंने, तो कब के लिए माइनस कर दिया आपको याद रखना है यहाँ पे 2023 की रिपोर्ट के लिए। ठीक है, अब 24 फाइनेंशियल ईयर के लिए। देखो, कहते हैं कि अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें IMF के बारे में, तो आपको पता होगा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट आती है जो साल में 2 बार आती है, और वो GDP, अगर हम बात करें GDP का जो ग्रोथ रेट है उसको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए उसको देखती है। ठीक है, अब इस न्यूज़ को देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी बाय एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट को पेश करा है। इसका टाइटल क्या रखा गया है यहाँ पे, अ रॉकी रिकवरी, जिसमें इंडिया की GDP को घटता हुआ बताया गया आने वाले 2023 और 24 साल के लिए। ठीक है, उसके लिए तो कहता है, पहले तो फोरकास्ट कितनी की गई थी, 6.1, पर अब घटाकर कितनी कर दी गई है भाई, 5.9। और अपने आप में सोचने की बात है कि वैसे 6 भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, पर अब में और भी कम कर दिया है, दैट इज 5.9। फाइनेंशियल ईयर 25 इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन इज कट बाय 50 बेसिस पॉइंट टू 6.3 इन जनवरी 2023, ये भी अपडेट करा है। ग्लोबल इकोनॉमी की
अगर हम बात करें तो वो ग्रो करेगी 2.8 इन 2023 एंड 3% इन 2024, और ये आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो इंडिया का सबसे मेन है, आपको याद रखना है, ठीक है। IMF की अगर हम बात करें तो इसके कौन है भी यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर, तो आपको याद रखना है क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन DC आता है, और इसकी स्थापना की गई थी 1944 में, ठीक है। ये बातें आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। आगे आता है इसके बाद अगली बुक, एक और बुक आई है अपने पास जिसका नाम है द ग्रेट बैंक रॉबरी, ठीक है। इस बुक में सब बताया गया है कि चोरी कैसे हो सकती है, क्या स्कैम है, क्या नहीं है, सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो कहता है पिताभीराम और सब्यसाची दास हैज को-ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल, जिसका टाइटल है द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPA स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। ये बुक जो है वो 11 स्कैम्स के बारे में बताती है जो कब से कब तक के बीच में है, 1947 की, और इसे पब्लिश करने वाले कौन थे, रूपा पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। चलो अगला आता है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेट्स मिनी रत्न स्टेटस, 1 कैटेगरी स्टेटस इनको यहाँ पर मिला है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आप सबको पता है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, या फिर आप इसे CPSU भी कह सकते हैं, यूनिट आ जाएंगे आपके पास, और इनके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपके पास महारत्न की कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद अगली आती है आपके पास नवरत्न, और लास्ट आते हैं आपके पास मिनी रत्न। मिनी रत्न की 2 कैटेगरी है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अब यहाँ पे जरा समझो कौन सी कैटेगरी मिल रही है, इनको कौन सा टैग मिल रहा है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है कैटेगरी 1 हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और महारत्न की अगर हम बात करें तो महारत्न वो कंपनीज होती हैं जिनका एनुअल टर्नओवर कितना होता है, 25,000 करोड़, यहाँ पर आपको याद रखना है महारत्न के बारे में। नवरत्न का कितना होता है, 5,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। और मिनी रत्न की बात करें तो ये छोटी होती है हमारे पास, हमें याद रखना है। और इंडिया में अभी कितनी मिनी रत्न हैं, तो आपको याद रखना है 72। महारत्न की बात करें तो ये 12 हो चुकी हैं हमारे पास, और नवरत्न की अगर हम बात करें तो ये 13 हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली किसे मिला है, तो आपको याद रखना है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये टाइटल दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। और इसका गठन कब हुआ था, 2011 में, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करती है, और अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये अभी तक कैपेसिटी कितना दे चुकी है, 56 गीगावाट, ठीक है। चलिए अगला, इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट्स ट्रायल रन, ठीक है, देखते हैं। अगर हम बात करें, वैसे भी पहली मेट्रो कब चली थी, 1984 में, और वो कहाँ चली थी, कैलकाटा में ही चली थी। अब देखते हैं, देखिए कहता है कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है, पानी के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे हुगली नदी के नीचे, मतलब हुगली नदी के नीचे चलेगी ये। तो हुगली नदी के बारे में मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कोलकाता, याद रखना है। और टनल है वो कितने मीटर लॉन्ग है, पे 32 मीटर्स बिलो वाटर लेवल। 7 ट्रायल्स ऑफ द मेट्रो फ्रॉम हावड़ा मेडन टू Esplanade will be conducted for the next 7 months after the regular service on the stretch will begin। और अगर आपको पता हो, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। पर ये अंडर वाटर है, आपको समझना है। और जिससे पहले हो चुकी हैं वो कौन सी वाली थी आपके पास, सारी की सारी जो ऑन रोड है ऊपर, ठीक है, ऊपर आपको वाली याद रखनी है, ठीक है। जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो मैंने वेस्ट बंगाल के साथ अभी आपको थोड़ा फैक्चुअल डेटा बताया था पीछे भी, वो आपको याद रखना है कि जूलॉजिकल गार्डन ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें उसके अलावा अपने पास कौन सा था, बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, बोटानिकल सर्वे, ये दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगले आती है अपने पास इंडिया रैंक्ड 5th विद मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट। AI आप सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप ह्यूमन के दिमाग की तरह, इंसान के दिमाग की तरह एक डमी बोल लो या रोबोट बोल लो, ठीक है, उसको आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल एलेक्सा, फॉर एग्जाम्पल आईफोन में सिरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई आपके पास। रोबोट मूवी में आपने रोबोट को देखा होगा, जो चिट्टी था वहाँ पे, ठीक है, आपने उसको देखा होगा। कहता है अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट, इसका 6वां एडिशन हुआ है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो किसने पब्लिश करा है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। इसमें इंडिया का रैंक है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 5th हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, आपको
आपको याद रखना है, और विथ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ $, 3.24 बिलियन। 2022 की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो यूएसए लेड द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ AIT प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद चाइना था, देन उसके बाद यूके, और उसके बाद इजराइल था। इंडिया की अगर हम बात करें आज, तो इंडिया में हम कौन सी वाली प्लेस पे आते हैं, 5th वाले पे आते हैं। याद रखना है आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के मैटर पे, ठीक है। इंडिया का जो AI स्टार्टअप है वो चेन्नई बेस्ड कन्वर्सेशनल AI स्टार्टअप है, जिसकी अगर हम बात करें, जिसके ऊपर अगर हम बात करें यूनिफोर रेस्ड, अभी आप पढ़ लेंगे, इतना ज़्यादा नहीं है, पर आपको ये इंपॉर्टेंट हो गया चेन्नई बेस्ड वाला, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और अगली न्यूज़ देखेंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं, ठीक है, देखते हैं। चलिए, कहता है सेबी ने एक नया लोगो अनवेल करा है, ठीक है। अब क्या करा है यहाँ पे, सेबी ने एक नया लोगो क्या करा है, अनवेल करा है, ठीक है। तो कहता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नया लोगो दिया है, कौन से ओकेशन पे, 35th फाउंडेशन डे। तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया, कौन सा फाउंडेशन डे था, 35th। और अब इसमें क्या है, ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, किस मिनिस्ट्री के अंदर, फाइनेंस के अंदर। ये एक स्टैट्यूटरी से पावर कब दी गई है, तो 1992 में, और इसका काम क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह है। कैसा है इसका काम, क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह हमें देखने को मिलता है। अब सेबी क्या करती है, इसके बारे में बात करते हैं, समझते हैं। देखिए, कहते हैं जो इन्वेस्टर क्या करता है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ताकि कंपनी उन्हें कोई चीट ना कर दे। पूरी सिक्योरिटी मार्केट कैसे रेगुलेट होगी, ये सारा काम कौन देखता है, हमारे पास सेबी देखता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। सेबी रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एंड ओवरसीज देयर रजिस्ट्रेशन, उनका ऑपरेशन और उनके परफॉर्मेंस को भी यहाँ पर देखती है। चलिए अगली आती है, संजय अग्रवाल रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ AUSBF, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं कौन, तो आपको याद रखना है संजय अग्रवाल, ठीक है। बात करते हैं इनके बारे में भी। RBI के बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होना, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, और इसे बैंकर्स बैंक कहा जाता है। अगर हम बात करें, इन्होंने रीअपॉइंट करा है संजय अग्रवाल को, किसके लिए, तो आपको याद रखना है MD एंड CEO, कहाँ के आ गए, MD और CEO किसके, राजस्थान जयपुर बेस्ड ऑल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कितने सालों के लिए भाई, 3 सालों के लिए, आपको याद रखना है। उत्तम तरेवाल ये भी रीअपॉइंट किए जाएंगे होल टाइम डायरेक्टर ऑफ AUSFB, यह भी आपको याद रखना है। और अगर हम इसकी बात करें, AU की स्थापना कब हुई थी, स्मॉल फाइनेंस बैंक की, 1996 में। और अगर हम बात करें, AU फाइनेंसर्स बैच्ड द SBF लाइसेंस कब मिला था, 2015 में, और काम करना शुरू करा था 2017 में, ठीक है। चलिए ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है इसके बारे में भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। उसके बाद आता है TCN अनाडोलू, टर्कीज लार्जेस्ट वॉरशिप, ठीक है। ये आपको खुद ही करना है, देखिए कैसे, ये बहुत बड़ी वॉरशिप है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है रेसेप तयापी एर्डोगन, जो कि प्रेसिडेंट हैं किसके, टर्की के, उन्होंने TCG अनाडोल को, ये जो लार्जेस्ट वॉरशिप है, इसे क्या करा है, अनवेल, मतलब यहाँ पे लेकर आए हैं, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 231 मीटर्स है, आपको याद रखना है। और ये लार्जेस्ट शिप है, कहाँ पे, तुर्किश नेवी के अंदर, आपको याद रखना है, जिसमें ट्रूप्स हो सकते हैं, जो कि ट्रूप्स को कैरी कर सकती है, हेलीकॉप्टर्स कॉम्बैट कर सकती है, मिलिट्री ड्रोन्स हो सकते हैं, लैंड व्हीकल हो सकते हैं, और लाइट वॉरक्राफ्ट यहाँ पर आपके पास हो सकते हैं। रिपब्लिक ऑफ टर्की की कैपिटल बात करें तो अंकारा आती है, करेंसी की बात करें तो लीरा हमें देखने को मिलती है। अगली किताब है आपके पास गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, ठीक है, मतलब कम्युनलिज्म पे है। इस बुक में अगर हम बात करें तो इस बुक में गांधी जी को ही क्या बोला गया है, मतलब कि एक ऐसा कह लो कि जो हिंदू मुस्लिम राइट हुए थे, दंगे हुए थे, उसका पूरा का पूरा प्रेशर किसके, मतलब उसका पूरा का पूरा ब्लेम किसके ऊपर जाता है, किसके ऊपर जाता है, हमारे महात्मा गांधी जी के ऊपर जाता है। महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर, आप सबको पता है। और इस दिन हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे हम यहाँ पर मनाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें
इन्हीं के याद में गांधी जयंती मनाया जाता है। और इसी दिन स्वच्छ भारत मिशन भी चलाया गया था, जिसे क्लीन इंडिया प्रोग्राम भी हम कहते हैं, क्लीन इंडिया मिशन भी कहा जाता है। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट 2 किताबें रही हैं, जिसमें एक का नाम तो हिंद स्वराज है, आप सबने पढ़ा है, 100 बार इसके बारे में सुना है, हिंद स्वराज, और एक थी इंडियन होम रूल। और आपको पता होगा गांधी जी को टाइटल दिया गया था किसका, केसरे हिंद का। किसने दिया था केसरे हिंद का टाइटल? तो लॉर्ड हार्डिंग ने दिया था। और कब दिया था? 1915 में ये टाइटल दिया था। ठीक है, चलिए आगे आता है इसके बाद 104th एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, याद कर लेते हैं इसको भी। बहुत दुखद दिन हमारे इतिहास का, ठीक है। शांतिपूर्वक लोग बैठे हुए थे और उन निहत्थे लोगों पर गोली चलाना, ठीक है, और तब तक गोली चलाना जब तक पूरी बुलेट्स ना खत्म हो जाएं, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर था। देखते हैं 13 अप्रैल 2023 को 104th एनिवर्सरी मनाई गई है किसकी? जलियांवाला बाग मैसेकर की। और अगर हम बात करें, इसे अमृतसर मैसेकर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कांड कहां पर हुआ था? पूरा का पूरा अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919, जिसे बैसाखी दिवस भी कहा जाता है, जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पंजाब का। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, क्योंकि पंजाब में क्या लग चुका था, देखिए पंजाब में एक्चुअली में कहानी क्या हुई थी, इसको समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या स्टोरी है इसकी। ठीक है, देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा बना देती हूं मैं आपके लिए। ठीक है, देखिए रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है ना दलील, ना अपील और ना वकील। ठीक है, ना आप इसके लिए दलील कर सकते थे, ना आप अपील कर सकते थे, और ना ही किसी प्रकार का वकील कर सकते थे। ठीक है, रॉलेट एक्ट का ही दूसरा नाम है एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ठीक है, एक्चुअली में ये एक्ट क्यों लाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी उनको रोकने के लिए। और अभी अभी अगर हम बात करें, इससे पहले क्या हुआ था, तो इससे पहले जो है वो क्या खत्म हो चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो उस टाइम पीरियड पे इस एक्ट को लाया गया खत्म होने के बाद, और इसी एक्ट के अंदर पंजाब के 2 लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। वो कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, इसी दिन अगर हम बात करें, उस टाइम पीरियड का ब्रिगेडियर जनरल, जिसका नाम है यहाँ पे डायर, देखो 2 डायर आते हैं आपके पास, एक है माइकल ओ डायर, ठीक है, आपको उसका नाम हमेशा अलग रखना है, वो है माइकल ओ डायर। और एक है आपके पास कौन सा वाला? ये आर डायर। इस आर डायर ने सारे गेट बंद करवाए। ठीक है, वैसे तो गैदरिंग किस बात की थी? देखो बेटा, मार्शल लॉ लगा था। ठीक है, पंजाब के ऊपर क्या लगा था? मार्शल लॉ लगा था, मतलब मिलिट्री रूल कहते हैं जिसको हम। और मार्शल लॉ के दौरान, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आपको जो है वो गैदरिंग अलाउड नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इतना व्हाट्सएप, इतनी फेसबुक तो थी नहीं कि भाई सारे मैसेज एंड तक पहुँच गए होंगे, तो मैसेज पहुँच नहीं पाया प्रॉपर तरीके से, जिसके कारण जो है वो पूरा का पूरा जो इंडिया के जो मतलब पूरा का पूरा जो पंजाब था वो अपना बैसाखी का दिन भी मनाने जा रहा था। और कुछ लोग, इनमें से कुछ लोग इन 2 लोगों के अरेस्ट होने के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। ठीक है, और ये भीड़ कैसे करके मर्ज हो गई कुछ नहीं पता। ये जलियांवाला बाग में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट करते करते यहाँ पे इस आर डायर ने गोलियां चलाई, और तब तक राउंड बजे, जब तक वो गन पूरी खत्म, मतलब वो बुलेट सारी खत्म ना हो गई, तब तक वो राउंड चलते रहे। ठीक है, उनके डेटा का अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ही कम लोग मरे हैं। ठीक है, कुछ नहीं मरे वहाँ पे, पर अगर हमारा डेटा देखा जाए तो हमारा डेटा अपने आप में हमें बताता है कि कितने लोगों की वहाँ डेथ हो गई। लोगों ने जान बचाने के लिए खुद को कहाँ पे डाल दिया? उन कुओं में कूद गए। ठीक है, सारे के सारे। तो आप देखिए ये कितना डिजास्टर्स दिन था हमारे लिए। कहता है अगर हम बात करें कितने राउंड्स हैं, देखो आपको मैंने बता दिया ना, 10 मिनट के राउंड है, 1650 राउंड है। और इसी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है हंटर कमेटी। ठीक है, और हंटर कमेटी का ही दूसरा नाम है डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। क्या नाम है इसका दूसरा? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, और ये इसका काम क्या था? जलियांवाला बाग मैसेकर को चेक करना। इसमें खैर इंडियंस भी थे कुछ, पर इसके बाद भी कांग्रेस ने भी एक अपनी कमेटी बनाई थी। किसके अंडर? आपको याद रखना है, मदन मोहन मालवीय के अंदर। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय के अंदर कांग्रेस ने भी एक अपनी इनफॉर्मल कमेटी, इनफॉर्मल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फॉर्मल किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने। कहा जाता इनके अकॉर्डिंग 379 लोग मरे हैं, जिसमें आदमी, औरत और बच्चे थे, और 1500 क्या हुए थे? इंजर्ड हुए थे। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। तो चलिए, आपके पास सारे के सारे करंट अफेयर यहाँ पर खत्म होते हैं। ठीक है, जो भी थे ये सारे करंट अफेयर यहाँ पे वाइंड अप होते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं पर अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।